जिस तरह से कल छत्तीसगढ़ में, परसों छत्तीसगढ़ में 22 जवानों की दुखद मौत हुई है। जी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ मौत, आप चौंक रहे होंगे। जी हाँ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, आरपीएफ के जवान जब मरते हैं तो शहीद नहीं कहलाए जाते, वो जो उनको कहा था मृतक। लेकिन नेता पूरे भारतवासियों को गुमराह करने के लिए जिस तरह से फोटो पर फूल चढ़ाने तक, टीवी पर शहीद कहने तक ही सीमित है, बाकी उनको शहीद का दर्जा नहीं है। यहाँ तक कि उनको पेंशन भी नहीं है। लेकिन नेता जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार उनकी पेंशन है, उनको शहीद का दर्जा नहीं है। आपने देखा होगा जिस तरह पुलवामा में शहीद कहा जा रहा था, लेकिन उनको शहीद का दर्जा अभी तक नहीं मिला है, अभी तक उपेक्षित है वो, अभी उनकी विधवाओं के आंसू नहीं सूखे हैं। निश्चित रूप से आज पूरी तरह से जवान हताश है। मैं कहना चाहता हूँ ये तो एक झांकी है, लेकिन मैं और कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से राज्यसभा में आंकड़ा दिया गया कि अब एक दिन में 3 जवान मरता है। जी हाँ, एक दिन में 3 जवान। आप जोड़ सकते हैं कि एक महीने में कितने जवान मरते हैं। तो इस तरह से 90 जवान, मतलब कि जितने आतंकवादियों के मुठभेड़ में नहीं, उतने जवान आजकल आत्महत्या कर रहे हैं। आप देखेंगे कई 7,000 से लगभग ज़्यादा जवानों ने एक साल में आत्महत्या किया। वहीं वीआरएस 40,000 लोगों ने वीआरएस के लिए आवेदन किया था। राज्यसभा में राज्य गृह मंत्री ने बयान दिया है। तो 40,000 लोगों ने, आखिरकार बात क्या हो गई है? क्या सेना में भगदड़ मची हुई है? क्या सेना में एक तरह से विद्रोह हो गया है कि जवान ही क्यों? मैं कहता हूँ पिछली बार जब राज्य गृह मंत्री जो असम के थे, उनका एक बयान आया था कि एक जवान अपने घर से बहुत दूर रहता है, इसलिए वो अपना वीआरएस मांगता है। मैं पूछना चाहता हूं कि उसी फोर्स में अधिकारी भी तो रहते हैं। यहाँ तक कि लोग 4 साल का वीज़ा लेकर बाहर जाते हैं, तो वो क्यों नहीं आत्महत्या करते हैं? क्यों नहीं ये सब घटनाएं होती हैं? बता देना चाहता हूँ 80% जो बॉर्डर पे ड्यूटी करता है वो आत्महत्या करता है। 0.001% एक अधिकारी, एक कमांडेंट से लेकर डीआईजी तक 1%, वहीं सब इंस्पेक्टर से लेकर कमांडेंट तक कहीं 2%। तो क्या ऐसी बात है? एक ही खाना पीना, एक ही रहन सहन, एक ही सामाजिक चीज़ों का उनको रहन सहन होना पड़ता है, लेकिन जवान ही आत्महत्या क्यों कर रहा है? जवान ही क्यों स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहा है? ये सोचने का विषय है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार जवानों को आज बॉर्डर पे चाहे आतंकवादियों से लड़ रहा है, ना उनको सोने का समय है। गूगल करिए, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, आरपीएफ, असम राइफल्स, यहाँ तक कि सेना और जो है पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड में बहुत से लोगों की संख्याओं की कमी है, स्ट्रेंथ पावर की कमी है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक आदमी को 5 आदमी को एक बोझ उठाने के लिए 5 आदमी का मानक दिया गया है, क्या उसे 2 आदमी उठाएंगे तो उठेगा? नहीं उठेगा। इस प्रकार से बीजापुर में, छत्तीसगढ़ में अटैक हुआ है, वहाँ पे जो गिल ब्लू स्टार में जो सफाया किया था, उन्होंने कहा था कि हमें 10 बटालियन दीजिए, 1 महीने का समय देगा। वहीं रमन सिंह ने, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, कहा आराम करो। तो जितनी संख्या में हमें मैन पावर मांगी जाती है, क्यों नहीं मिलता है? जितनी संख्या में एक कंपनी की स्ट्रेंथ मैन पावर होनी चाहिए, उसमें कटौती क्यों? जवानों को सुविधाएं नहीं, जवान सोता नहीं, जवान के पास खाने के लिए समय नहीं है, जवान के लिए दाढ़ी बनाने के समय नहीं है, तो कैसे ड्यूटी करेगा? उसके लिए छुट्टी नहीं। यहाँ तक कि राशन आता है, उसको अधिकारी खाते हैं, जवानों खाते में नहीं, उनके खाने में नहीं जाता, पोषक तत्व तो नहीं मिलता, तो कैसे वो ड्यूटी करेगा? कहीं ना कहीं उपेक्षित है। और आज स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से लेकर के आत्महत्या से लेकर के जो अधिकारियों की हत्या तक करते हैं, वही नहीं रुका है। जिस प्रकार से आतंकवादी कार्रवाइयों में, चाहे सरहद की कार्रवाई में लिप्त होकर जवान जो मर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन? निश्चित रूप से आज की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जब स्त्री या पुरुष जन्म लेता है तो उसका अधिकार बनता है कि अपना जीवन सुखमय आनंदपूर्वक बिताए। सरकार का कर्तव्य बनता है कि उपयुक्त वातावरण का निर्माण करे, लेकिन आज उपयुक्त वातावरण का निर्माण नहीं है। आज किसान खेत खलिहान में परेशान है, उसका बेटा सरहद पे मर रहा है। तो आज ये बहुत चिंता का विषय है। पूरा देश कहीं ना कहीं आज सुरक्षा के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है।
भारतीय संसद खिलवाड़ कर रही है। ये जागने का विषय है। आज जवानों को उनको सुविधाओं देने, जो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक जवान अगर आज उसे कश्मीर में जाना हो तो उसे तत्काल में आरक्षण नहीं है, लेकिन एक नेता अगर घर से दिल्ली जाता है उसके तत्काल में राजधानी और शताब्दी में उसे रिजर्वेशन मिलता है। तो बताइए किसको ज़रूरत है? मैं पूछना चाहता हूँ, जो सुकमा में 2014 में अटैक हुआ था, इस 14 घंटे तक उनको रिलीफ नहीं मिला। जानते हैं क्यों? जहाज़ खरीदे गए थे इसलिए कि जहाँ उग्रवादी प्रो एरिया है वहाँ पर जल्द वहाँ पे सुविधाएं उनको हायर किया जाए, उनको अस्पताल में पहुँचाया जाए। वो जहाज़ उस समय गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, गृह मंत्री जो तो वो यूज कर रहे थे, नेता यूज कर रहे थे, और 14 घंटे उनको सुविधा नहीं मिली, वहाँ जवान मर गए। फिर उन जवानों को कहा गया, उन हेलीकॉप्टरों को रांची में खड़ा किया गया। लेकिन इस चुनाव के दौरान मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि जो हेलीकॉप्टर आतंकवादी कार्रवाइयों के लिए यूज किए जा रहे, करने के लिए खरीदे गए थे, लाए गए थे, उसको हेलीकॉप्टर को लेकर गृह मंत्री जी बंगाल में घूम रहे थे। अगर टाइम पर वहाँ सुविधा मिला होता, जो 6-8 घंटे तक ना उन्हें रीइंफोर्समेंट मिला, ना उन्हें मेडिकल सुविधाएं मिली, वो जवान मर गए। घास भूसे की तरह जिनको हेलीकॉप्टर सुविधाएं देनी चाहिए थी, उन्हें दिल्ली में इलाज के लिए जाना चाहिए था, वो ट्रैक्टर के ट्रालियों पर घास भूसों की तरह भर करके गए। जहाँ 5 जवानों की मौत हो सकती थी, वहाँ आज इतने जवान मरे गए। तो निश्चित रूप से ये पूरा सोचने के विषय है। कहीं ना कहीं हमें नेतागण छल रहे हैं जी। लेकिन जिस तरीके से पहले भी पुलवामा अटैक हुआ और अब भी जवानों पर हमला हुआ, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पुलवामा अटैक के बाद कुछ सिक्योरिटी बढ़ेगी, सुरक्षा का अभाव फिर से रहा क्या इस बार भी? जी निश्चित रूप से वर्दियां अलग हैं, मगर चेहरे का तनाव एक है, सबका एक है। हर बार जब कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था जब गड़बड़ा जाती है, उसको जवान जाके ठीक करते हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट जो चुनाव होता है फिर आती है, वो फिर उग्रवाद को बढ़ावा देती है, फिर जवान पहुंचते हैं। तो क्या जवान सिर्फ मरवाने के लिए हैं? क्यों ऐसा? जो वहाँ कल अटैक हुआ है, वहाँ पर जो हथियार LMG AK-47 एक दिन में है, सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी? इंटेलिजेंस कहाँ थी? क्यों नहीं ड्रोन का इस्तेमाल किया गया? क्यों नहीं रडार का इस्तेमाल किया गया? जब पहाड़ी पर वो थे तो इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे? जब पेट्रोलिंग जाती है, कोई वहाँ से कन्वाई निकलती है, पहले क्लियर किया जाता है रास्ता। क्या रास्ता क्लियर किया गया? उसी के प्रकार पुलवामा में जो गाड़ियों को चेक करने के लिए चेक पोस्ट बनाए गए थे, वो चेक पोस्ट हटा लिए गए थे। अगर वो चेक पोस्ट नहीं हटाए जाते तो वो घटना नहीं होती। तो मैं पूछना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि क्यों नहीं जांच करवा रही है? वो किसके कहने पर वहाँ से चेक पोस्ट हटाई गई? मैं पूछना चाहता हूँ बीजापुर में क्लियरेंस क्यों नहीं लिया गया? इतनी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे जो उन पर अटैक किया, तो क्यों नहीं रोड क्लियरेंस लिया गया? जो उनके इंटेलिजेंस पुट थे क्या कर रहे थे? रडार कहाँ थे? क्यों नहीं ड्रोन का इस्तेमाल किया गया ताकि उन जवान बच जाती? तो कहीं ना कहीं ये प्रयोग हो रहा है सरकार का सत्ता में आने के लिए। मेरी आशंका है कि ये जनता भारत की बहुत इनोसेंट है, और ऐसी आप कहीं एक सर्जिकल करवाते हैं, कहीं दूसरे तरफ अटैक करवाते हैं, तो जनता का ध्यान भटक जाता है। अब भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है कि नक्सलाइटों खत्म करेंगे। 2014 से आप देखेंगे हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ में वहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी मारे गए, हर बार वही बयान। मैं कहना चाहता हूँ, नक्सलाइट कौन, उनकी समस्या क्या है? क्यों नहीं डिबेट करवाते? क्योंकि उनके जो सरगना है, जो उनके मुखिया, उनसे बातचीत करें। वो शोषित है, वंचित है, उन्हें रोजगार नहीं है, खाने पीने का साधन नहीं है। आप बंदूकों से बात तो मनवा सकते हैं, लेकिन दिल नहीं जीत सकते। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत ही है। क्यों नहीं आप उनसे बातचीत करें? क्यों नहीं उनकी मांगों को मान रहे हैं? मांगे क्या है? पटल पे लाइए, संसद में बात करिए, डिबेट में लाइए। आप बंगाल चुनाव को गोदी मीडिया कवरेज करिए। क्यों नहीं नक्सलाइटों की बात कर रही है? दबाने की बात क्या है? क्या दबाने समस्याएं खत्म हो जाएंगी? आप अगर इस तरह करेंगे तो ये मॉब लंचिंग है। अगर आप इस तरह लोकतंत्र को कुचलोगे, जैसे किसानों का है, जिस प्रकार से युवाओं को, छात्रों को, तो क्या करेगा? अगर खाने को नहीं मिलेगा तो बाजार में दुकान रहेगी तो मैं लूट के खाऊंगा, क्योंकि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है। इसी प्रकार से नक्सलाइट का जन्म हो, चाहे कहीं भी पूर्वोत्तर भारत की समस्या होगी, इस सरकार की देन है। आप पानी दीजिए, वहाँ पे सड़कें दीजिए, कम्युनिकेशन दीजिए, शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए, वहाँ शहर बनेगा। शहर कभी भी उग्रवाद नहीं चाहता है, नक्सलाइट नहीं चाहता है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप उन जनता को निश्चित रूप से बहुत पिछड़ेपन में रख के वोट की राजनीति करना चाहते हैं कि वो लोग कुछ जाने न सुने, वोट बैंक तुष्टिकरण की राजनीति करें।
वही नक्सलाइट हो रहा है। वो सबसे पिछड़ा इलाका है, वहाँ कोई भी जो है वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, उनके साधन नहीं है और होगा। ये कहना गलत है अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी का, हम दबा देंगे। कहीं न कहीं प्रयोग है, ये चुनाव जीतने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी आशंका है इस किसान आंदोलन को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से 26 जनवरी को भटकाने का प्रयास किया गया, जब उसकी इंक्वायरी हुई दीप सिंह सद्धू का लोकेशन 26 तारीख को 25 तारीख को 8 बजे सिग्गू बॉर्डर था और अगले दिन उसी रात को 10-11 बजे के पास जो सोनीपत मिला है और लोनी बॉर्डर होते हुए गया था। लेकिन पूरा ठीकरा कहाँ फोड़ा गया? किसान आंदोलन के ऊपर। गलवान घाटी की समस्याएं हुई, आपको सर्जिकल करवाया गया, आपने और गोस्वामी का देखा होगा। तो ये सरकार का प्रयोग है, इस प्रकार से राष्ट्रवाद की बात करके हम वोट जीतेंगे और यही प्रयोग कर रहे। ये भी हो सकता है प्रयोग है, क्योंकि साधन संसाधन होते हैं। 6 हजारों की संख्या में नक्सलाइट थे, उनके पास LMG थी, AK-47 थी। कैसे इकट्ठा हुए? क्यों? इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? पुलिस क्या कर रही इंटेलिजेंस? तो कहीं ना कहीं ये घेरे सुरक्षा, मतलब कि सवालों के घेरे में है। लेकिन सरकार क्या करी? कुछ नहीं, कोई जांच नहीं होगा। देवेंद्र सिंह का क्या हुआ? जिनको AK-47 मिली थी, अर्नब गोस्वामी को कहीं सम्मन गई, पत्रकार पुनिया गई, किसानों गई, दिशा रवि गिरफ्तार। आज आपका दीपक चौरसिया 500 का एक लगा हुआ है, गिरफ्तार किया गया उसको। तो कहीं ना कहीं जो तलबे चाटते हैं, जो सरकार की बात करते हैं, जो सरकार जिताने की जो प्रक्रिया क्रम में रहते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। तो ये भी एक जांच का विषय होगा। जैसे बार बार निंदा करूंगा, नक्सलाइट खत्म कर दूंगा, क्या समस्याएं खत्म हुई? क्या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? क्या नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या GST होने से जो हमारे छोटे छोटे रेहड़ी हैं, क्या उनकी समस्याएं खत्म हुई? तो कहीं ना कहीं आप कहते थे BSF, CRP, ITBP, असम राइफल्स को NPS ले लो, नेशनल पेंशन स्कीम, उनको 600 रुपये मिले, क्या उनकी समस्याएं खत्म हुई? तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहते दुगुनी आय करेंगे, आपने C2+50 स्वामीनाथन आयोग दिया। तो ये घोषणा मंत्री हैं, ये कहीं ना कहीं जोकर हैं, जुमलेबाज हैं। ये हिंदुस्तान भरोसे से नहीं चलता, संविधान से चलता है। आप मन की बात से नहीं चलता, लोग की बात सुननी पड़ती है। आप मन की बात करते हैं तो 23 भाषाओं में ट्रांसलेट होता है, लेकिन जब किसान बिल लाए तो किसी भाषा में ट्रांसलेट किया। तो निश्चित रूप से ये आपका पत्रकार महोदय सही प्रश्न है कि यह सरकार राष्ट्रवाद के नाम पर जो है वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति करके सत्ता में आना चाहती है।